नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 11th की अकाउंटेंसी के चैप्टर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के और एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन 19 है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹15,000 क्रेडिट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ₹3,000, चेक्स इश्यूड बट नॉट एनकैश्ड ₹7,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक ₹750। व्हाट इज़ द बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब कि केस बुक के अनुसार अपना बैलेंस है 15,000 रुपये क्रेडिट, फिर चेक अपन ने जमा करने के लिए भेजे लेकिन जमा नहीं हुए ₹3,000 के, फिर चेक जारी किए गए लेकिन चेक बुनाई नहीं गई या भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, वो हैं 7,500 रुपये के। फिर बैंक द्वारा सीधे ही बिजली के बिल का भुगतान कर दिया गया है अपने खाते से, वो है 750 रुपये के। तो पासबुक के अनुसार अपना बैलेंस क्या होना चाहिए। तो साथियों अपन यहाँ केस बुक के हिसाब से चल रहे हैं और यहाँ क्रेडिट बैलेंस है केस बुक के हिसाब से, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है अपन ने। तो यहाँ पे जो चेक जो जमा करने के लिए भेजे थे लेकिन जमा नहीं हुए थे, आपको अपन ने केस बुक में डेबिट साइड में दिखा रखा होगा क्योंकि जमा में कर दिया था इसको। और दूसरी तरफ जो अपन ने बैंक पेमेंट के लिए चेक जारी किए थे उनको अपन ने क्रेडिट साइड दिखा दिया होगा पेमेंट के हिसाब से। तो अपने को 3,000 को तो इसमें बढ़ा देने हैं, जोड़ देने हैं, क्योंकि ये बैंक पासबुक में अपने इसकी कोई एंट्री नहीं हो रखी है अभी तक, तो इसको अपन को उस हिसाब से डील करना है। फिर 7,500 रुपये जो है उसको अपने को कम कर देना है क्योंकि ये अपने क्रेडिट साइड में दिखा रखे होंगे, जबकि बैंक में अभी ये इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो इसको बैंक में से कम करेंगे तभी जाके ये अपना बैलेंस इससे मैच होएगा। फिर बैंक द्वारा जो सीधे बिजली के बिल का भुगतान किया गया उसका अपने केस बुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हो रखी है, तो उसको अपने को क्या कर लेना है, उसको भी अपने को जोड़ देना है क्योंकि केस बुक में एंट्री नहीं हो रखी है। तो अपना बैंक बैलेंस कम हो रखा होगा 750 रुपये से, तो अपने 750 रुपये से ओवरड्राफ्ट चल रहा है पहले ही अपन, तो इसको और बढ़ा देंगे 750 रुपये से। तो ऑप्शन बी आएगा, ओवरड्राफ्ट ₹11,250, मतलब 11,250 रुपये का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अपने पासबुक के अनुसार रहेगा। फिर क्वेश्चन 20 है, कैश बुक्स बैंक कॉलम shows ₹1,000 is overdrawn when bank statement is checked it was identified that one of debtors has deposited ₹400 into the account and bank charges of ₹20 had been debited to the account. बैंक पासबुक बैलेंस इज, मतलब केस बुक का बैंक कॉलम दिखाता है ₹1,000 के रूप में अधिकारित, मतलब ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन का बैलेंस अपने को। तो बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो अपने को पता चला कि देनदारों में से एक ने खाते में ₹400 जमा करा दिए, सीधे ही जमा करा दिए, और खाते में से बैंक शुल्क ₹20 बैंक द्वारा काट लिए गए हैं जिसका अपने को पता नहीं है। तो बैंक पासबुक का बैलेंस क्या होएगा, संतुलन क्या रहेगा उसका। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें, ₹620 डेबिट बैलेंस। वो क्यों होएगा, क्योंकि 1,000 रुपये का बैंक कॉलम अपना ओवरड्रॉन हो रहा है, मतलब ये क्रेडिट साइड में बोल रहा है। अब सीधे 400 रुपये जमा हो गए अपने, तो ये ओवरड्राफ्ट अपना जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि 400 रुपये जमा हो गए, तो अभी ये 600 रुपये बच जाएंगे, लेकिन साथ ही 20 रुपये अपने बैंक से कट भी गए हैं, तो 20 रुपये से ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस अपना बढ़ जाएगा। तो ये 620 रुपये अपने डेबिट साइड में बोलेंगे बैंक पासबुक के हिसाब से। फिर क्वेश्चन 21 है, मोहन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹3,800 एंड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर्स ऑफ ₹3,500। हिज बैंक बैलेंस डेबिट एज पर केस बुक इज ₹25,000, बैलेंस एज पर पासबुक विल बी। मतलब मोहन का बैंक समाधान विवरण दिखाता है कि चेक ₹3,800 के जमा किए गए लेकिन बैंक द्वारा जमा नहीं किए गए, मतलब भिजवाए थे अपन ने लेकिन जमा नहीं हुए, और चेक जारी किए गए ₹3500 लेकिन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, मतलब कि अपने जो लेनदार थे उनने इनको भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया है बैंक में। तो मोहन के केस बुक के अनुसार बैंक बैलेंस ₹25,000 डेबिट है, तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस क्या रहेगा। तो अपन केस बुक के हिसाब से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब अपने रुपए जमा है बैंक में 25,000 रुपये। तो अपन ने जो 3,800 रुपये के चेक जमा कराने के लिए भेजे थे, तो अपन ने केस बुक में ये 3,800 रुपये जोड़ रखे होंगे, जबकि ये पासबुक में अपने शो नहीं हो रहे, तो ये कम कर देने। और दूसरी साइड जो भुगतान के लिए अपन ने चेक जारी किए गए हैं वो कम कर रखे होंगे अपन ने केस बुक में, लेकिन वो बैंक में कम नहीं हुए अभी, तो वो बढ़ा देने हैं, तो अपना बैलेंस सही मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें, ₹24,700, मतलब 24,700 रुपये का पासबुक का बैलेंस अपना रहेगा। फिर क्वेश्चन 22 है, हाउ डायरेक्टली कलेक्शंस ऑफ बैंक आर टू बी डेल्ट
इन कैश बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय बैंक में सीधे नकद के संग्रह को कैसे निपटाया जाएगा। मतलब किसी ने बैंक में सीधे ही कैश जमा करा दिया है जिसका अपने को पता नहीं है, तो बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय उसको अपन कैसे दिखाएंगे। तो ऑप्शन ए है ऐड, मतलब जोड़ा जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा, मतलब उसको अपन जोड़ते हैं केस बुक में। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये बैंक में तो जुड़ा हुआ होता है लेकिन केस बुक में अपने को पता नहीं होता, तो अपन इसको केस बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो अपन को रिकंसाइल करते समय इसको जोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों बैंक बैलेंसेज अपना मैच कर सके। फिर क्वेश्चन 23 है, लाला रिसीव्स ए चेक फॉर ₹100, रिकॉर्ड्स इट इन केस बुक एंड डिपॉजिट्स इन it on the same day. A statement sent by the bank that day doesn't show this amount. How is this shown on the bank reconciliation statement? मतलब लाला ने 100 रुपये का कोई एक चेक प्राप्त किया, इसे रोकड़ बही में रिकॉर्ड कर लिया, इसने दर्ज कर लिया और उसी दिन जमा कराने के लिए बैंक में भेज दिया, लेकिन उसी दिन बैंक द्वारा जो बैंक विवरण अपने को भेजा गया है उसमें ये राशि शो नहीं हो रही है, तो इसे बैंक समाधान विवरण में कैसे दिखाया जाएगा, मतलब इसको कैसे अपन शो करेंगे। तो ऑप्शन ए है एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। मतलब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट के रूप में बैंक बैलेंस में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि अपन ने केस बुक में तो इसको जोड़ लिया है, अपने को जमा कराने के लिए भिजवाते ही कि ये जमा हो जाएगा, तो अपन ने केस बुक में जोड़ लिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये अभी तक शो नहीं हो रहा क्योंकि ये जमा नहीं हुआ, तो अपन इसको बैंक बैलेंस में भी जोड़ देंगे, तो दोनों केस बुक और बैंक पासबुक का अपना बैलेंस मैच कर जाएगा। फिर क्वेश्चन 24 है, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स मतलब प्रतिकूल बैंक शेष का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए होता है क्रेडिट बैलेंस इन द केस बुक, मतलब रोकड़ बही में क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो ही प्रतिकूल बैंक शेष होगा, मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी जिसको अपन कहते हैं, मतलब जितने खाते में जमा है उससे ज़्यादा अपन ने ड्रॉ कर रखे हैं या निकाल रखे हैं, तो अपना नेगेटिव बैलेंस है एक तरह से, इसका मतलब ये होता है। फिर क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब निम्न में से कौन दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण। बाकी ये तीन चीज़ें हैं जो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अपन दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट नहीं मानते हैं, इसका हिस्सा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है दोहरा लेखा प्रणाली में इसको बनाना। ये तो चाहे तो अपन बना लें, चाहे तो नहीं भी बनाएं। ये तो सिर्फ बैंक और केस का मिलान करने के लिए होता है कि इनमें जो भी डिफरेंस होता है उसको क्लियर करने का एक वो जरिया है ये। फिर क्वेश्चन 26 है, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक मीन्स। मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस का अर्थ क्या होता है या डेबिट शेष का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी है ओवरड्राफ्ट ऑब्लिक अनफेवरेबल बैलेंस इन द पासबुक। मतलब पासबुक में ओवरड्राफ्ट या प्रतिकूल शेष, मतलब नेगेटिव बैलेंस जो होता है वो पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं क्रेडिट, अपने केस बुक में क्रेडिट बैलेंस होना, ये भी इसका एक तरीका कह सकते हैं, अपन इसको बोल सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, तो ये भी मान सकते हैं। फिर क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन केस बुक बैलेंस। मतलब निम्न में से किसे रोकड़ बही शेष में समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपन बनाते हैं तो इसमें क्या रहेगा। तो ऑप्शन सी है चेक रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब बैंक द्वारा गलती से जमा किया गया चेक केस बुक में अपने को इसकी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बैंक ने जो भी डायरेक्टली कुछ जमा किया होगा तो वो अपने केस बुक में वैसे भी शो नहीं हो रहा होगा, तो केस बुक में अपने को कुछ भी करने की आवश्यकता इसके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इसका अपन ने कोई एडजस्टमेंट अपन ने या इसकी कोई एंट्री अपन ने केस बुक में नहीं शो हो रही है। फिर क्वेश्चन 28 व्हेन द बैलेंस एज पर केस बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इज डेल्ट। मतलब जब रोकड़ बही के अनुसार शेष प्रारंभ हो तो ग्राहक द्वारा सीधे जमा को कैसे निपटाया जाएगा। तो अपन ने जैसे पहले ही बात की थी इसके लिए कि कोई डायरेक्ट ही जमा करा देता है बैंक में, तो अपने को जैसे कि रोकड़ बही में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि अपने को पता नहीं रहता उसके लिए। तो अब अपन केस बुक के हिसाब से अपन रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, तो अपन इसको ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, तभी जाके अपन पासबुक के बैलेंस के आधार पर अपन उसका मिलान कर पाएंगे, दोनों में बैलेंसेज को अपन मैच कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन 29 है, नॉर्मली द केस बुक शोज फिल इन द ब्लैंक बैलेंस एंड पासबुक शोज ए फिल इन द ब्लैंक बैलेंस। सामान्यतः रोकड़ बही कौन सा शेष दर्शाती है और पासबुक कौन सा शेष दर्शाती है। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब रोकड़ बही का तो अपना डेबिट शेष रहता है और पासबुक का क्रेडिट शेष रहता है। ये नॉर्मली रहता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है तब इसमें उल्टा भी हो जाता है कि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो जाता है और पासबुक में डेबिट शेष हो जाता है, जैसा भी अभी अपन ने बात की थी
कि वो जो नेगेटिव या प्रतिकूल या एडवर्स जो वो होता है अनफेवरेबल बैलेंस, वो यही कहलाता है फिर उसमें। फिर क्वेश्चन 30 है, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, मतलब किस शेष के साथ बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी है आइदर कैश बुक और पासबुक, या तो रोकड़ बही या पासबुक, मतलब दोनों में से किसी का भी अपन ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस लेके अपन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। चाहे तो कैश बुक ले लो, उसका बैलेंस हो तो उसके हिसाब से अपन पासबुक से मैच कर सकते हैं, या पासबुक का बैलेंस हो तो अपन उसके हिसाब से कैश बुक को अपन मैच कर सकते हैं। फाइनली दोनों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होता है इसमें। फिर क्वेश्चन 31 है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, मतलब कब तैयार करते हैं। तो ऑप्शन डी है व्हेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज़ रिसीव्ड, मतलब जब भी कोई बैंक स्टेटमेंट अपने को प्राप्त होता है तो कभी भी अपन इसको तैयार कर सकते हैं। ये चाहे तो वीकली कर लो आप, चाहे डेली कर लो, चाहे मंथली कर लो, चाहे ईयरली कर लो, कैसे भी जब आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे कि यहाँ पे डिफरेंसेज कुछ हो सकते हैं, अपने को मीट आउट करना है इन दोनों के डिफरेंसेज को, मतलब दोनों के डिफरेंस को अपने को पता करके और दोनों के बैलेंस को मैच करवाना है बैंक कैश बुक और बैंक पासबुक को, तो आप कभी भी ये कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर लेकर हाजिर होऊंगा और MCQs, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।